अच्छा, तो इन दिस आर ए लेवल मैथ्स पेपर 1 की हम बात करेंगे आज। ठीक है, यू विल बी गिविंग 2 पेपर्स, पेपर 1। ठीक है, टोटल जो होते हैं पेपर्स क्या होते हैं, 4 पेपर्स देने होते हैं AS एंड A2 में कंबाइन। पेपर 1, पेपर 3, देन पेपर 4 होता है एक, दैट वी कॉल्ड मैकेनिक्स। और एक होता है हमारा पेपर 5, दैट इज स्टैट्स का, स्टैट्स 1। और फिर होता है पेपर 6, दैट इज स्टैट्स 2। अब एएस मैथ्स में हम और A2 मैथ्स में हम दो दो पेपर्स देते हैं। एएस के अंदर आप लोग क्या दोगे, एक दोगे आप पेपर 1। ठीक है, और उसके साथ इधर पेपर 4 और पेपर 5, ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेपर 1 के साथ या तो पेपर 4 दोगे या पेपर 5 दोगे। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो मैकेनिक्स दे दें। ठीक है, अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं होता तो वो फिर स्टैट्स की तरफ जाते हैं। बट वो हमारा अभी जो है वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बात की बात है, क्योंकि हम वो बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें पेपर 4 देना है या पेपर 5 देना है इन एएस। ठीक है, आई पर्सनली रिकमेंड कि एएस के अंदर हम पेपर 5 दें, विच इज S1 का। क्योंकि अगर आप S1 देते हो तो फिर आपके पास A2 के अंदर दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप मैकेनिक्स की तरफ जाओ या फिर आप स्टैट्स 2 की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप पेपर एएस के अंदर मैकेनिक्स दे दो तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज पेपर 5 स्टैट्स 1। आप स्टैट्स 2 नहीं दे सकते A2। ठीक है, अगेन ये हमारी बात की डिस्कशन होनी चाहिए, जब हम थोड़ा सा इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा पेपर देना है पेपर 1 के साथ। तो फर्स्ट जो हमारा मेन है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इन एएस मैथ्स, दैट इज पेपर 1। अब पेपर 1 में हमारे पास जो है वो कुछ 8 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बायनोमियल एक्सपेंशन, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ओ लेवल मैथ्स में भी हमने पढ़ा हुआ होगा, तो उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है, थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा होंगी। फिर हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वो वाली नहीं होगी इतनी ज्यादा जो हमने ओ लेवल में पढ़ी है। ओ लेवल एडमेंट्स में अगर पढ़ा होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा चीजें हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद वी विल बी डूइंग सर्कुलर मेजर। अब सर्कुलर मेजर जो है वो टॉपिक जो रिलेटेड है हमारे ओ लेवल मैथ में, जो हमने सर्कल के की मेंसुरेशन पढ़ी थी, सर्कल वाली मेंसुरेशन। ठीक है, जो आर्क लेंथ होती है और सेक्टर होता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। थोड़ी सी कैलकुलेशंस डिफरेंट होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या ऑर्डर लिखा था, क्वाड्रेटिक्स, फंक्शंस, फंक्शंस। उसके बाद क्वाड्रेटिक्स एंड फंक्शंस, ये मोर और लेस टॉपिक्स कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, उसके बाद वील डू डिफरेंशिएशन, जो बच्चों को काफी टेक्निकल लगता है, और इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक मेजर पोर्शन है हमारे पेपर 1 का। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास कुछ कंप्लीट टॉपिक्स हैं जो हमें पेपर 1 में डिस्कस करने हैं, जो हम पेपर 1 में करेंगे। अच्छा, मैंने कुछ जो है वो एक टाइमलाइन बनाई हुई है, एक प्लानर बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसी पैटर्न, इसी प्लानर को फॉलो करें, और कोशिश करेंगे कि इस प्लानर के हिसाब से हमारी चीजें कवर होती रहें। ये प्लानर मैं आप लोगों को भी दूंगा ताकि आप लोग भी ट्रैक रख सको कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और इस प्लानर के हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं। अगर इन केस हो सकता है कि हम किसी पॉइंट पे थोड़ा सा स्लो हो रहे हो, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर हम स्लो हो रहे हैं, थोड़ा सा इस प्लानर के अकॉर्डिंगली चलें, ताकि विल मेक श्योर कि हम लोग सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह टाइम पे कवर कर लें। ठीक है, ऑब्वियसली करेंगे बिल्कुल, लेकिन आप लोग को भी ये प्लानर को का जो है वो ट्रैक रखना है। मैंने किस तरह से बनाया हुआ है थोड़ा सा समझ लो, ताकि आप लोग को भी देखने में इजी हो, जब आप लोग बाद में इसको देखो तो कि फॉलो हो रहा है या नहीं।
वील बी स्टार्टिंग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया वीक 1। आज इस ये वाला जो वीक है एंडिंग 14 नवंबर, हम लोग जो है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे इस वीक के अंदर। किस तरह से करेंगे, इस वीक में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहली क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे आज की क्लास में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद थर्ड क्लास में हम लोग इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंप्लीट जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं उसको हम करेंगे। आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क, और उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जिस जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। तो एक वीक में हमारा एक चैप्टर जो है वो A to Z क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वीक एंड के ऊपर हम उस चैप्टर का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जो 3 क्लासेस हैं उसके अलावा एक टेस्ट होगा आफ्टर एवरी चैप्टर, ठीक है। वो टेस्ट मैं खुद चेक करूंगा और उसको हम फिर डिस्कस भी करेंगे, राइट। देन इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर बायनोमियल एक्सपेंशन, उसमें भी इसी तरह से करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, तो मैंने उसको 2 वीक्स के अंदर रखा हुआ है कि हम 2 वीक्स में उसको कवर करेंगे। और सेकंड वीक में ही हम लोग सर्कुलर मेजर भी स्टार्ट कर लेंगे। सर्कुलर मेजर एक रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, लाइक इसमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कवर करेंगे। उसके बाद अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक सेम टॉपिक से सिमिलर है, आपस में कनेक्टेड है, उनको हम साथ साथ कवर्स करेंगे 2 वीक्स के अंदर, वीक 3 एंड वीक 4 ऑफ दिसंबर। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो मॉड्यूल है उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एक मेजर पोर्शन हम लोग जनवरी के मंथ में पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ये एक नई चीज ऐड हुई है हमारे सिलेबस में, तो हम इसको भी देखेंगे एंड, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है वो S1 और M1 की भी साथ साथ बनाए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। हाँ, ये सुन लो कि जब हम S1 और M1 जो भी कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ ये देखो मैंने यहाँ पे रिविजन पे कुछ डाले हैं। तो अब जैसे वीक सेकंड में मैंने यहाँ डाला हुआ है P1 रिविजन, तो ये है येलो वाले पोर्शन का, मैंने इसको येलो हाईलाइट किया हुआ है कि हम इस वीक में इस येलो पोर्शन में जितने टॉपिक्स हैं उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन किस तरह से होगा, हम उसके पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा और फिर हम उसके रिसेंट पास पेपर्स सॉल्व करेंगे, तो हमारा वो चैप्टर रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो 2 वीक्स हम येलो वाले पोर्शन को रिवाइज करेंगे, 2 वीक्स हम ब्लू वाले पोर्शन को रिवाइज करेंगे, और 3 वीक्स हम लास्ट वाले पोर्शन को रिवाइज करेंगे, क्योंकि दैट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक अच्छा पोर्शन कवर करता है हमारे सिलेबस का। उसके बाद जो है जो हमारा मार्च के एंड में, जैसे हम प्लानर के हिसाब से अगर चलेंगे इंशाल्लाह, तो हमारा मार्च के एंड तक सिलेबस एंड हो जाएगा, और फिर अप्रैल में हम टोटल ईयरली पास पेपर्स करेंगे, ठीक है। मार्च के एंड तक हमारा P1 का सिलेबस कवर हो गया, S1 का सिलेबस कवर हो गया, P1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अप्रैल के अंदर हम एक क्विक सा जो है वो S1 का रिवीजन करेंगे, और P1 के ईयरली पास पेपर सॉल्व करेंगे, और फिर हमारे पास मई का मंथ एक और एक्स्ट्रा आएगा जिसमें हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे, राइट। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? दिस इज हाउ वी विल बी टेकिंग आवर कोर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही एक इजी सा टॉपिक है, नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल से इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। और फार्मूलाज के साथ हमें जो है वो ये देखना है कि क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करना है।
अच्छा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, लेट्स से मैं जो है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस, एक पैटर्न, ठीक है, सीक्वेंस या पैटर्न। अब मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा जिनके ऊपर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, किस तरह से, मैं लिखता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे, सेट ऑफ नंबर्स लिखे। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं अगर देखूं तो मैं अगर फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड करता हूँ +3 तो मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर के अंदर मैं +3 ऐड करूंगा तो थर्ड आ जाएगा। उसके बाद 9 में फिर अगेन +3 करूंगा तो नेक्स्ट आएगा, फिर मैं +3 करूंगा तो 15 आ जाएगा। यानी क्या पैटर्न हो रहा है, हर वैल्यूज के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, हर वैल्यू के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, +3 +3 +3 +3। तो whenever my progression is in a way that the difference between the terms is constant, एक constant difference आ रहा है हर terms के बीच में, so that progression is called arithmetic progression, कि terms के बीच में एक common difference है, when there is a constant difference between the terms, the progression is said to be arithmetic progression, ठीक है। अच्छा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, अब इसमें करना क्या है, करना यह है कि मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखी हैं 5 टर्म, मुझे अगर 6th टर्म निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर 6th टर्म निकालनी होगी तो ऑब्वियसली 15 +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म 18 आ जाएगी। फिर मैं उसके अंदर +3 करूंगा तो मेरे पास 21 आ जाएगा, फिर मैं +3 करूंगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। ये तो मैं कोई भी कितनी भी टर्म्स निकाल सकता हूँ +3 करके। लेकिन हमें क्या करना है इसमें, व्हाट इफ मुझे वो पूछ ले कि टर्म 15th टर्म निकाल के दो, 20th टर्म निकाल के दो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले कुछ लेटर्स हैं जो हमें देखने हैं। ए हमने डिनोट किया है फर्स्ट टर्म को, हमारी प्रोग्रेशन की जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। डी इज द कॉमन डिफरेंस, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो हम डी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, हमने 3 ली हुई है और डिफरेंस भी हमने जो है वो इत्तेफाक से 3 आ रहा है हमारा, तो फर्स्ट टर्म मेरी 3 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, मुझे अगर सेकंड टर्म निकालनी होगी तो मैं क्या निकालूंगा, मैं उसके अंदर डिफरेंस को ऐड करूंगा। कितनी दफा, एक दफा ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। मुझे अगर थर्ड टर्म निकालनी होगी तो मैं फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड तो करूंगा लेकिन 2 दफा डिफरेंस को ऐड करूंगा, यानी एक दफा मैंने डिफरेंस ऐड किया तो सेकंड टर्म आई, दूसरी दफा डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई। फिर मुझे अगर टर्म 4 निकालनी होगी तो मैं फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करूंगा कितनी दफा, 3 दफा। मुझे टर्म 5 निकालनी होगी तो मैं फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करूंगा 4 दफा। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, मुझे कोई भी nth टर्म निकालनी है, कोई भी वैल्यू की टर्म निकालनी है, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के अंदर कितनी दफा डिफरेंस ऐड करना है, थर्ड टर्म है तो 2 दफा, फोर्थ टर्म है तो 3 दफा, फिफ्थ टर्म है तो 4 दफा, तो nth टर्म अगर है तो n-1 दफा डिफरेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि कोई भी स्पेसिफिक टर्म आपको चाहिए हो आप ये वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर दोगे। अब इसी प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 5, और मेरा जो डिफरेंस है वो, सॉरी फर्स्ट टर्म मेरी 3 है एंड डिफरेंस भी मेरा 3 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेट्स से मुझे चाहिए 10th टर्म, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, टर्म 10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस 10-1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 3 + 27 30, यानी मेरी जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी
30 होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? आर वी गुड यहाँ तक? दारसलान आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? अच्छा, अगर समझ आ गई है तो आई थिंक कि आप लोग मुझे इस चीज का आंसर दे सकोगे कि अगर मैं एक प्रोग्रेशन लिखता हूँ 2 7 12 17 एंड सो ऑन, फाइंड द 12th टर्म। मुझे बताओ 12th टर्म क्या होगी? सिर्फ आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है और ये फॉर्मूला लगा देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। 57 सॉरी 57 57। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है और डिफरेंस कितना है? 5 है। तो हमने किया 12th टर्म यानी टर्म 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 11, 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गए हमारे पास 57। ठीक है, कोई भी हमें टर्म निकालनी होगी, कोई भी प्रोग्रेशन गिवन होगा, हम उस पे सिंपल टर्म n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ केसेस में कभी कभी क्वेश्चन आज ऐसा आता है कि वैल्यूज अननोन होती हैं। तो वैल्यूज अननोन अगर आपके पास होंगी प्रोग्रेशन में, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन कराता हूँ कि मेरे पास एक प्रोग्रेशन लिखी हुई है x और मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 5 और फिर मेरे पास लिखा हुआ है लेट्स से 2x, 2x प्लस 5 और 3x, इस तरह से कर लें। नहीं अजीब सा हो रहा है, जो सवाल किस तरह से मैं बना नहीं सकता अभी। अच्छा देखो, कोई भी अननोन्स है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि जब भी मैं डिफरेंस निकाल रहा होता हूँ, मैं डिफरेंस कैसे निकालता हूँ? मैं डिफरेंस निकालता हूँ, मैं कोई भी नेक्स्ट टर्म को माइनस कर देता हूँ प्रीवियस टर्म से, कोई भी नेक्स्ट टर्म लेके उसको पिछली वाली टर्म से माइनस कर दी, यानी मैं या तो 7 माइनस 2 कर दूं, या मैं 12 माइनस 7 कर दूं, या मैं 17 माइनस 12 कर दूं, सबसे मेरे पास क्या आएगा? डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी 5। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कब करेंगे? जब हमारे पास वैल्यूज अननोन होंगी। तो हम क्या करेंगे? हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो एक डिफरेंस आएगा, उसको इक्वल कर देंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और जो भी हमारे पास अननोन होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। अभी हम इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन में इस तरह से बना नहीं सकूंगा इसलिए मैं इसकी एग्जांपल नहीं दे सकता। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास फाइल में क्वेश्चंस हैं इस तरह के बहुत सारे, तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेते हैं एपीजीपी अरिथमेटिक का, फिर हम जो है इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अच्छा अभी तक हमने क्या देखा कि कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं। अब मेरे पास अगर यही मैं प्रोग्रेशन लिखता हूँ 2 5 8 11 एंड सो ऑन, अब मुझे टर्म नहीं निकालनी, अब मुझे सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट लेट्स से 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ये फॉर्मूलाज वैसे एग्जाम में आपके पास गिवन होंगे, वैसे याद हो जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है कि मुझे कितने भी शुरू के टर्म्स का सम निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब मुझे अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए, हमारे पास a की वैल्यू क्या है? आपको वैल्यूज क्या क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए विच इज 2, डिफरेंस चाहिए विच इज 3 और n क्या है? 7, क्योंकि 7 टर्म्स का सम चाहिए। तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना है? 3। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस
18 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आ गया 77। यानी शुरू की 7 टर्म्स का जो सम होगा दैट विल बी 77। ठीक है, आपको कितनी भी टर्म्स का सम चाहिए, लेकिन कीप इन माइंड कि ये फॉर्मूला स्टार्ट की टर्म्स का है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। अगर आगे की बीच की कोई 7 टर्म्स का सम चाहिए होगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से उसको नहीं निकालेंगे। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर सम ऑफ फर्स्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये बात क्लियर है? टर्म और सम ये दोनों चीजें क्लियर हैं, तो हम एक स्टेप और आगे चलें। यस असलान, यस सर। अच्छा, अब मैं एक और प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, यही प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख करेंगे। 2 5 8 and 11, 14, 15, 16। अच्छा, अब इस तरह से अगर कोई प्रोग्रेशन लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये जो 29 है ना, ये है आपकी प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म। इस तरह से, यानी डॉट डॉट के बाद उसने एक वैल्यू लिख के दे दी, इसका मतलब कि ये 29 इज योर लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब अगर वो मुझे क्वेश्चन में बोलता है फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, अब सम ऑफ ऑल द टर्म्स तो उसने मुझे बोल दिया, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हमें ये तो पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज फाइंड करनी होगी, तब सम की तरफ आएंगे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि इतनी टर्म्स का सम चाहिए, तभी तो उतनी टर्म्स का सम निकालेंगे, वरना कैसे निकलेगा। अब मुझे लास्ट टर्म पता है लेकिन मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये मेरी थर्ड टर्म है, ठीक है, 8 मेरी थर्ड टर्म है। अगर मैं इस प्रोग्रेशन पे टर्म n का फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं टर्म n का फॉर्मूला लगाता हूँ, टर्म n इज इक्वल टू, n को अननोन रखते हैं, n को अननोन रखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? 3। मैंने ये फॉर्मूला किसके ऊपर अप्लाई किया है? एक टर्म, थर्ड टर्म पे अप्लाई किया है, विच इज 8। अगर मैं यहाँ पे टर्म n की जगह पे 8 रख देता हूँ तो मुझे बताओ मेरी n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? अगर मैं टर्म n की जगह पे 8 रख देता हूँ तो मुझे बताओ कि n की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3 हाँ, अरसलान क्या आएगी n की वैल्यू? 3 आएगी, राइट? क्यों? क्योंकि 8 वैल्यू जो है वो थर्ड टर्म है, तो जो आप टर्म n की जगह पे रखते हो आपके पास वही वाली n की वैल्यू आती है ऑब्वियसली। अब अगर मैं 29 को टर्म n के फॉर्मूला में डालता हूं, मैं टर्म n की जगह पे क्या लिख देता हूं? 29 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1, b कितना है मेरा? 3। अब यहां से जो मेरा n आएगा वो क्या होगा कि ये जो 29 कौन सी वाली टर्म है वो मुझे पता चल जाएगी। एंड ऑब्वियसली अगर लेट्स से कोई भी वैल्यू आती है n की, लेट्स से आती है 10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 29 कौन सी है? 10th टर्म है। एंड इफ द लास्ट टर्म इज द 10th टर्म, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 10 होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोजीशन लास्ट टर्म की है दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूँ फॉर द वैल्यू ऑफ n, मेरे पास n की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करते हैं, 29 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3 और ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3n, n की वैल्यू 10 ही आ गई। n की वैल्यू
10 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 29 इज द 10th टर्म, एंड इफ 29 इज द 10th टर्म तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 10 हो गई। और अब अगर मुझे सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालना है, इसका मतलब मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए। फॉर्मूला लगा दो, n अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना था 3। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द 10 टर्म्स आ जाएगा 4 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 155। ये वाली सारी बातें समझ आ गई कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे तो हम लास्ट टर्म को इस तरह करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, राइट? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास सम का एक और फॉर्मूला भी होता है। उसने हमारी आसानी के लिए सम का एक और फॉर्मूला दिया है, दैट इज n अपॉन 2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। यानी जब भी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म पता होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ वी विल सी कि इस फॉर्मूले से आर वी गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। तो S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 29, तो 29 प्लस 2 31, 31 मल्टीप्लाई बाय 5 यू विल गेट 155। तो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए एंड यू नो द फिफ्थ टर्म, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब है फिफ्थ टर्म आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी। अब अगर आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है एंड यू नो द 15th टर्म, तो आप उस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा वर्किंग है, इसमें थोड़ी सी छोटी सी वर्किंग है, वरना कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों कर सकते हो, वो वाले लगा लो या ये वाले लगा लो, इट्स फाइन। ठीक है, तो अगर लास्ट टर्म पता है तो वी कैन यूज दिस वाला फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला हमने समझ लिए, कौन कौन से? टर्म n is equals to a plus n minus 1 d, Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 d, and then sum का एक और फॉर्मूला n upon 2 a plus l, where l is the last term। ठीक है, और a हमारी होती है फर्स्ट टर्म एंड d is the common difference। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कोई भी Second term. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नहीं जरूरी नहीं है सेकंड माइनस फर्स्ट, कोई भी नेक्स्ट टर्म निकाल के उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। जरूरी नहीं है सेकंड टर्म ही लो, कोई भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सेकंड टर्म गिवन हो, इसलिए। ठीक है, तो दिस वाज द होल समरी ऑफ पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। ठीक है, अब हम जो है इसके फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़े से बेसिक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, मुझे जरा पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व करके दे दो जल्दी से। पार्ट ए एंड पार्ट बी इसका जल्दी से मुझे सॉल्व करके दे दो। असलाम बेटा सॉल्व करो।
सिंपल उसने मुझे फर्स्ट टर्म बता दिया, डिफरेंस बता दिया, टर्म्स लिखनी है बस। सर बताऊं? जी बताओ। पार्ट ए का 8, 15, 22, 29 ठीक है, 8 then plus 7 15 then plus 7 22 22, and then 29 and 36. 29 and 36। ठीक है, पार्ट बी का 2, -3, -8, -13, -18. -8 -13 and -18। ठीक है, 5 5 माइनस करना है, जरूरी नहीं है डिफरेंस हमेशा प्लस में हो, माइनस में भी हो सकता है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 5 है एंड सेकंड टर्म 2 है तो हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होगा। डिफरेंस को पॉजिटिव लेने के लिए 5 - 2 नहीं कर देना, हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म माइनस करेंगे, सो द डिफरेंस विल बी -3। इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, अब इसी तरह अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टर्म में से विच इज -1 उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस कर दूंगा विच इज 11, तो ये डिफरेंस आ जाएगा -22 का। चेक करना है कि अगला कभी सेम है या नहीं, तो इन दोनों का चेक कर लो, -13 माइनस -1, -12 नहीं होगा? सॉरी, -13 -1, तो ये कितना हो गया, -13 + 1 विच इज -12। तो यू आर गेटिंग द सेम डिफरेंस। अब आगे -25 और -13 ले लोगे तो भी सेम ही आएगा। अच्छा, ये भी कर लो। पार्ट डी, फाइंड द 17th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस 2। मुझे कॉमन डिफरेंस बता दिया उसने और फर्स्ट टर्म बता दी, 17th टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे, टर्म n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला भले 37. अभी याद नहीं हो, फॉर्मूला भले अभी याद नहीं हो, लेकिन याद हो जाएगा खुद ही। तो कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म 5 है तो 5 37. 37, 5 प्लस 17 माइनस 1 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 37। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। An arithmetic progression is given by k, 2k/3, k/3 and 0। ठीक है, उसने मुझे कुछ टर्म्स दिए लेकिन मुझे वैल्यूज नहीं पता कोई भी। फाइंड द सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म किस तरह से निकलेगी, हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए एंड डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या नजर आ रही है, के। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या ले लो, 2k/3, प्रीवियस टर्म क्या ले लो, के ले लो। ठीक है, ये दो टर्म्स ले ली मैंने। तो 2k/3 माइनस के कितना हो गया, 2k माइनस 3k, एलसीएम लिया तो डिवाइड बाय 3 और डिफरेंस कितना आ गया, -k/3। तो फर्स्ट टर्म आ गई एंड डिफरेंस आ गया। सिक्स टर्म निकालनी है तो टर्म 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। कितना आ जाएगा, k -5k/3 and 3k - 5k/3।